हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही कॉमन टॉपिक, जिसको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हर तीसरे व्यक्ति को कोई ना कोई किसी न किसी पार्ट का कभी ना कभी टीबी हो ही जाता है। तो दोस्तों आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से कि टीबी क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, ये कैसे एक से दूसरे में फैलता है और इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं पेशेंट को और क्या टेस्ट इसके लिए आप करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीबी होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, टीबी होता क्या है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी इज ए इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग्स। जो टीबी है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी इन्फेक्शन के कारण होती है। किस चीज़ को इन्फेक्ट करती है? वो लंग्स को इन्फेक्ट करती है। जो आपके लंग्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा कोज किया जाता है? ये कोज्ड बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है। जो टीबी होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है दोस्तों? उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम नाम होता है। जिस बैक्टीरिया के द्वारा कोज किया जाता है टीबी, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, अब ये स्प्रेड कैसे होती है आगे देखते हैं। इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कफ, स्नीज और स्पिट। ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलती है? अगर किसी व्यक्ति को है टीबी हो गया है तो एयर के थ्रू उसके जैसे वो अगर कफ करता है तो उसके कफ के जहाँ भी पॉइंट, जहाँ भी और फ्लूइड जहाँ पे लगता है वहाँ वो क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, एयर में चला जाता है। उस एयर को जो भी इनहेल कर लेता है उसको टीबी हो जाता है। या फिर स्नीज करता है, जब भी स्नीज करता है तो उसमें फ्लूइड पार्टिकल निकलते हैं, वो भी वैसे ही काम करते हैं। और स्पिट या फिर कहीं पे वो थूकता है। तो इन सब चीज़ों से, खांसी से, छींके यानी स्नीज से या फिर थूकने से, इनके क्या होते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम के जो इन्फेक्शन के जो कीटाणु होते हैं वो एयर में आ जाते हैं। उस एयर को जो इनहेल कर लेता है उसी में क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके बचाव भी हैं और वो उपचार भी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इतनी जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर आपने टाइम पे इसको क्योर नहीं किया, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि कितने प्रकार की टीबी होती है, टाइप्स ऑफ टीबी कितने हैं। ठीक है, तो टीबी बहुत प्रकार की होती है। बेसिकली जो आम जन जानते हैं वो सिर्फ एक ही जानते हैं कि छाती में टीबी हो गया है। तो दोस्तों टीबी बहुत प्रकार का होता है। सबसे पहले जो आता है दोस्तों आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसमें जो कॉमन है, जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, ज़्यादातर आपको ब्रीदिंग इशू होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चेस्ट पेन हो जाएगा आपको, कोल्ड कफ वगैरह, फीवर वगैरह, ये सब सिम्टम्स रहेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में आपके जो लंग्स होते हैं यानी छाती का जो एरिया है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये लंग्स को इफेक्ट करती है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो दोस्तों आता है प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस। प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, प्लूरल का मतलब होता है कि लंग्स फील्ड होती है उसके आसपास की जगह पे। मान लो अगर ये आपके लंग्स हैं दोनों, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, इनके यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड का जमाव हो जाता है। लंग्स के नीचे फ्लूइड का जमाव हो जाता है। किस वजह से? कि जो आपका हार्ट होता है उसकी पुअर पंपिंग, यानी वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के साथ में या फिर लंग्स के साइड में प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो लाइनिंग जाती है, जो लंग्स के अंदर वेसल्स जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस। जो लंग्स होता है, लंग्स के आसपास पानी का जमाव होने की वजह से जो लंग्स में जो वेसल्स वगैरह जाती हैं, जो आर्टरीज वगैरह जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद क्या आता है, स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस। स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों
टीबी एक इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आपके बॉडी में किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए, जैसे अगर लंग्स को कर दिया तो उसको बोला गया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर लंग्स में फ्लूइड की वजह से अगर आपको टीबी हुआ है तो उसको बोला गया प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस। स्केलेटन का मतलब आप समझ गए, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के ढांचे में, यानी अगर हड्डियों के ढांचे में अगर आपको टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा? वो आपको बोन को इन्फेक्ट करेगा। तो वो बोन का क्या करेगा? वो बोन को क्या करेगा? वीक कर देगा, और बिल्कुल ही आपकी जो ज्वाइंट, आपके जो बोन्स हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बोन पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे अगर आपने आयरन, अगर लोहे को देखा है, जैसे लोहे को देखा है, अगर उसमें अगर आप पानी में छोड़ दे तो उसमें जंग लग लग के धीरे धीरे रिसना स्टार्ट हो जाता है, लोहा धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही ये जो स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस है, वो बोन में इन्फेक्शन अगर हो गया, बोन के आपके इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होगा कि बोन वीक हो जाएंगी और बोन आपका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आपको एक और कंडीशन क्या हो जाती है, अगर आपके बोन वीक हो गए तो आपका जो ब्लड जो बोन में बनता है, आप सबको पता है जो ब्लड है वो बोन्स में बनता है, बोन मैरो में, तो ब्लड का बनना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो जो स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस है वो किस केस में होता है? जब आपका इम्यून सिस्टम आपका जब वीक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो टीबी को जल्दी से फैलने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इन्फेक्शन को जल्दी से नहीं फैलने देगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जो है ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ये भी बहुत सारे पेशेंटों में हो जाता है। जैसे ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, अगर ब्रेन इन्फेक्ट हो गया इससे, तो सबसे पहले ब्रेन की जो लेयर होती है दोस्तों, जो ब्रेन की लेयर होती है, जो ब्रेन को कवर करके रखती है, जो एक ब्रेन की लेयर होती है जो ब्रेन को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मेनिंजिस। मेनिंजिस, ठीक है दोस्तों। जो मेनिंजिस होती है वो ब्रेन की कवर लेयर होती है दोस्तों। तो ये ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस जब होता है, जब ब्रेन इन्फेक्टेड होता है, तो सबसे पहले क्या करता है ये, इसको मेनिंजिस को इन्फेक्ट करता है। मेनिंजिस को इन्फेक्ट करके क्या कर देगा, इसमें स्वेलिंग क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बहुत अफेक्ट हो जाएंगी। जो ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ब्रेन में अलग अलग प्रकार की, जैसे आपको चक्कर आना या फिर आपका ब्रेन मेमोरी लॉस होना, इस प्रकार की आपको बीमारी हो सकती है। तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, आपको मेनिंजाइटिस हो जाता है कि मेनिंजिस जो लेयर होती है ब्रेन की बाहर की लेयर, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने की या फिर सही करने की। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है ब्लैडर एंड किडनी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ब्लैडर यानी, और ब्लैडर यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें आपका यूरिन इकट्ठा होता है। ब्लैडर यानी जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। किडनी से यूरिन निकल के आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, उसके बाद आपको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, तो ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर बोलते हैं जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है आपका ब्लैडर एंड किडनी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ये सारे अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जो सारे आप जो नीचे देख रहे हैं, ये सारे आपके ज़्यादातर टीबी इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से टीबी को फैलने में आसानी होती है। तो वो किसी भी बॉडी पार्ट को, अगर जल्दी किसी भी बॉडी पार्ट उसके कांटेक्ट में आया तो वो उसको जल्दी से टच करेगी और उसको डैमेज करने की कोशिश करने स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है ब्लैडर एंड किडनी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, या तो ब्लैडर को, आपको यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्ट कर देगी, ठीक है, जिससे आपको यूटीआई वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको ब्लैडर में कुछ हो जाता है तो उसके बाद किडनी में, क्योंकि किडनी से फिल्टर होकर आपका ब्लैडर में ही आता है। अगर नीचे ब्लैडर में अगर आपको नहीं फिल्ट्रेशन हो पाएगा तो ऊपर किडनी में भी हो सकता है।
कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें क्रेटनिन आपका बढ़ सकता है, क्रेटनाइन बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका किडनी फंक्शन जो नॉर्मल काम करता है वो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये बेसिकली एक इन्फेक्शन ही है, एक माइकोबैक्टीरियम के द्वारा फैलाया हुआ एक इन्फेक्शन ही है। इन्फेक्शन अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर चला जाएगा तो वो डैमेज, उस पार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों ज्वाइंट ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। ज्वाइंट ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो आपके कॉमन जैसे हिप जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है, नी जॉइंट जिस पे वेट पड़ता है आपका, और हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ये दोनों इन्वॉल्वमेंट रहता है नी जॉइंट का और हिप जॉइंट का। ठीक है, तो इनको सबसे पहले डैमेज करने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, नी जॉइंट अगर आप डैमेज हो गए तो फिर क्या रहता है कि आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। जो सबसे ज़्यादा यूज में, जैसे हिप जॉइंट हमारे यूज में आते हैं, तो सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस है वो अगर इन्फेक्ट करता है तो नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो अगर जॉइंट्स में आता है तो सबसे पहले आपको नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट में आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होंगे दोस्तों नेक्स्ट है लास्ट, ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस है, ये है दोस्तों आपका जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, माउथ से लेके नीचे एब्डोमेन तक, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको टीबी होता है तो उस पार्ट को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी आपका पूरा चेस्ट एरिया से नीचे एब्डोमेन एरिया पूरा कवर होता है इसमें दोस्तों। एब्डोमेन एरिया में कोई भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टमक, स्प्लीन, लीवर, किसी भी साइड में अगर आपको टीबी होता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एक इम्पोर्टेंट थिंग, सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है दोस्तों, सिम्टम्स क्या है इसके? दोस्तों इसके सिम्टम्स हैं, आपको फीवर आएगा, जो कॉमन सिम्टम है आपको फीवर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको फीवर रहेगा, कंटिन्यूस फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, प्रेजिस्टेंट कफ रहेगा, लगातार आपको खांसी रहेगी। ठीक है दोस्तों, फैटिक, आप थके हुए रहेंगे, दिन भर थकान रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बॉडी इरिटेट सी रहेगी। ब्लड इन कफ, आपको खांसी के समय खून आएगा आपके मुंह से। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन होता है कफ। आमतौर पे कफ जनरली ऐसे भी हो जाता है एलर्जी की वजह से, लेकिन जब आपको ब्लड आता है तो उसमें 80-90% चांस होते हैं कि हो सकता है आपको टीबी हो। उसके बाद नाइट स्वेट, जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। और वेट लॉस, ये जल्दी से आता नहीं है वेट लॉस, लेकिन अगर आपको सीवियरिटी ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि वेट लॉस के भी सिम्टम आपको देखने को टीबी में मिल सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि टीबी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्या टेस्ट कराएं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप क्या टेस्ट करवा सकते हैं कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि टीबी है कि नहीं है। सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं टीबी के लिए, जो जनरली ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर उसमें आपके WBC अगर बढ़े हुए आते हैं तो आप उसके बाद फर्दर आप टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाइए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप एक्सरे भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टीबी है तो हो सकता है आपको चेस्ट एक्सरे में भी पता चल जाए। उसके बाद आपका जो लास्ट होता है स्पूटम टेस्ट, आपका जो थूक होता है दोस्तों, वहाँ से सलाइवा से वो लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, उसके बाद में उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। तो स्पूटम टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट बताया गया है टीबी के लिए। तो ये 3 टेस्ट हैं दोस्तों जो टीबी में अक्सर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। पेशेंट शुड कवर देयर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजर। जब भी कोई पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट, अगर टीबी का कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो जब भी छींके या फिर खांसे या फिर वो करे, क्या नाम, स्पिट करे तो ऐसे एरिया में करे जहाँ पे किसी को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। और स्नीज या फिर कफ करे तो अपने माउथ को कवर करके रखे ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं, वो पार्टिकल्स हैं, वो एयर में ना जा सकें।
पीपल हु आर एट रिस्क और इन कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट शुड बी टेस्टेड रेगुलरली। जो पेशेंट रिस्क पे हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट है या फिर डायबिटीज पेशेंट है, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट भी है, अगर वो किसी कांटेक्ट में आता है, इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, तो उनको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। जो ज़्यादा रिस्क पे, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर ओल्ड एज पेशेंट हैं या फिर बच्चे हैं, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो उनको ज़रूरत है कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप फेस मास्क शुड बी यूज टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हेन डीलिंग विद द सफरिंग फ्रॉम टीबी पेशेंट। अगर हेल्थ केयर कोई प्रोफेशनल है, कोई हेल्थ केयर वर्कर है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, अगर वो टीबी पेशेंट के साथ डील कर रहा है तो वो फेस मास्क को पहने रखे। तो दोस्तों ये कुछ मेजर्स हैं जो आप टीबी से बचने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।